चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। जितने भी साथी हमारे साथ इस व्यापम की क्लास से जुड़ते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बच्चे जुड़ गए होंगे वो एक बार ऑडियो वीडियो को बता देंगे कि आप तक सभी चीजें स्पष्ट पहुंच रही है, क्लियर है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। इधर से तो सभी चीजें सही हैं, एक बार अपने एंड से बता देंगे तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी को पता है कि इस समय हम पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान एवं पॉलिटी की हम क्लास को करते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे। चलिए मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथ प्रेरणा साहू, चांदनी सिन्हा जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और बता देंगे ऑडियो वीडियो सब चीजें स्पष्ट है कि नहीं है, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो हम टॉपिक पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम देख रहे थे। ठीक है। तो संवैधानिक विकास में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था 1600 के राजलेख से। फिर उसके बाद हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। फिर हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कल की क्लास में 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा। 1833 का भी चार्टर एक्ट पढ़ा। ठीक है। चलिए, चांदनी सिंह पूछ रहे सर ये महिला सुपरवाइजर का क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल, महिला सुपरवाइजर में भी इंडियन जीएस आता है, तो उसके लिए भी ये क्लासेस है, तो ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, आर भावना जी भी जुड़ चुके हैं। चलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलो बच्चे जुड़ रहे हैं, उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को कि हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ा था। कल की क्लास में हमने 1813 का चार्टर एक्ट देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1800 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल दो चीजों को रखा गया, एक चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। भारत में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट लाया गया। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था ये सारी चीजें हुआ था। फिर अगर हम देखें 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1833 के जो चार्टर एक्ट है, जिसमें से हमने समझा था कि अब भारत के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसके तहत बनने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग था, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनके परिषद में यहाँ पर एक सदस्य की बढ़ोतरी किया गया था, 3 से 4 किया गया था। और चौथा जो सदस्य बनेगा वो एक विधि सदस्य के रूप में बनेगा, बट वो स्थायी नहीं था। वो सब चीज कर सकता है, मतलब वो बैठकों में भाग ले सकता है, सलाह भी दे सकता है, बस मतदान नहीं कर सकता था क्योंकि वो स्थायी नहीं था। ये हमने देखा था। उसके बाद इस 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी के एकाधिकार जो आंशिक रूप से 13 में किए गए थे, उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमको देखना है। उसके बाद भारत में जो सिविल सेवा थे, उस सिविल सेवा में ये प्रयास किया गया कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनके लिए खुली भर्ती का आयोजन करने का प्रावधान किया गया, जिनका विरोध हुआ और वो लागू नहीं हो पाया। फिर इसी एक्ट के तहत हम देखेंगे कि भारत में विधि आयोग का गठन किया जाएगा पहली बार 1834 में, जिसमें 5 मेंबर रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेगा लॉर्ड मैकाले। ये हमने देखा था। फिर दास प्रथा को भी समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। हाँ, भले समाप्त हुआ था 1843 के चार्टर एक्ट, 1843 के अधिनियम से। ये चीजें आपको समझना है, ये आपको देखना है। तो कल की क्लास में हमने यहाँ तक किया था। किसी को कुछ डाउट है? जितने बच्चे जुड़े थे तो एक बार बता देंगे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ समस्या है तो उनको भी बता देंगे। फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और 1853 के चार्टर एक्ट को देखते हैं, समझते हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अपना सुबह वाला क्लास ज्वाइन कर, सुबह वाला क्लास करेंगे क्या कंटिन्यू उसको, जो मैं पढ़ाया था? तो आप उसी को करिए। अभी आप रुकते हैं कि घर जाते हैं? कल हुआ था इसके बाद क्लास? कौन सा क्लास? हम्म, देखो,
इंग्लिश का ऑनलाइन होगा, मतलब वो रायपुर स्टूडियो से होगा। हम्म। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो पढ़ते हैं ना, वो शुरू से हमने चालू किया था, तो उसमें बैठेंगे तो इसमें बैठने की जरूरत नहीं है। दोनों एक ही सब्जेक्ट है और दोनों में भी सेम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें बैठने की जरूरत नहीं है, अगर आप घर जाना चाहे तो। और बैठना चाहे तो मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे ना, तो टाइम आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। अभी आप घर जाके थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अगर इसके बाद आपका क्लास नहीं होता होगा ना, तो आप घर चले जाएंगे मैथ्स क्लास के बाद, ठीक है। सुबह आप बैठते हैं ना मेरे क्लास में, तो सफिशियंट है, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों भी सेम टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलो बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चाहे तो जा भी सकते हैं, ठीक। चलो देखते हैं। चलिए, तो आज हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट, ये हमको देखना है, ठीक है। चलो, तो 1853 के चार्टर एक्ट को हम समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें यहाँ पर कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट है। ये अंतिम चार्टर एक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। जस्ट इसके बाद 1857 में क्रांति होगी, आपने सुना होगा नाम रानी लक्ष्मीबाई इन सब का। तो 1857 में क्रांति हो जाएगी और उसके बाद फिर कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमको समझना है। अब देखो ये हुआ क्या था। इससे पहले अगर हम जाएंगे 1833 में, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बताया था कि नहीं बताया था? 33 में, आप याद करेंगे, ठीक है। तो उसी जो गवर्नर जनरल की परिषद है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसके परिषद में जो 3 सदस्य हुआ करते थे, उनमें एक सदस्य जोड़ा गया था। तो कितने मेंबर हो गए थे? 4 मेंबर हो गए थे। और जो एक सदस्य जुड़ा था, वो किस मेंबर के रूप में जुड़ेगा? विधि का जानकार के रूप में जुड़ा था ना, विधि सदस्य के रूप में जुड़ने वाला था। और ऐसा पहले सदस्य कौन जुड़ा था? लॉर्ड मैकाले जुड़ा का था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सदस्य है, वो स्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था। मतलब उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। वो सब कुछ करेगा लेकिन वोट नहीं कर सकता था। तो वो जो सदस्य था, अस्थायी सदस्य था, टेम्पररी सदस्य था। तो उस सदस्य को यहाँ पर स्थायी कर दिया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में जुड़े सदस्य को स्थायी कर दिया गया। तब 1853 में, ये आपको ध्यान पे देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि सदस्य के रूप में जुड़ा गया सदस्य को स्थायी कब किया गया था, कौन से चार्टर एक्ट से किया गया था? तो आपको बताना है कौन सा चार्टर एक्ट है। 1853 का चार्टर एक्ट। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में सदस्य को पहली बार कब जोड़ा गया था, तो इससे पहले जो हमने देखा था, इससे 20 साल पहले 1833 में हमने जोड़ा था। तो विधि सदस्य के रूप में जुड़ने वाला पहला सदस्य लॉर्ड मैकाले था 1833 में। उनको जाकर हमने स्थायी कब किया? तो उनको जाकर हमने स्थायी 1853 में किया। ये आपको समझना है, ये हमको देखना है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि इस गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाएगा। इस गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उनका विस्तार किया जाएगा। विस्तार मतलब उनके सदस्यों में बढ़ोतरी किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक गवर्नर जनरल है भारत का, और उनके सहायता के लिए 4 और अन्य सदस्य हैं, ये हमको देखे हैं। उसके बाद इसी एक्ट में ये बोला गया कि अब गवर्नर जनरल यहाँ पर, इनके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य और जोड़ सकते हैं। कितने सदस्य? 6 अतिरिक्त सदस्य और जोड़ सकते हैं। और चाहे तो गवर्नर जनरल अगर 6 के अलावा और जोड़ना चाहे, तो 2 अतिरिक्त सदस्य और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को एक बहुत लंबा कर दिया गया। अब इसको लंबा करने के पीछे, इसको बढ़ाने के पीछे रीजन ये था कि इसमें बोला गया कि अब ये जो गवर्नर जनरल और उनके 4 जो मेंबर है ना, ये कार्यकारिणी की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कार्य करेंगे? ये कार्यकारिणी की तरह कार्य करेंगे, मतलब ये कार्यपालिका का कार्य करेंगे। अब कार्यपालिका क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो संसद है, हमारी अगर हम संसद की बात करें, ठीक है, तो हमारी जो संसद है, वो विधि बनाती है, मतलब कानून का निर्माण करती है। और इस संसद में 2 सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है।
तीन यहाँ पर मेंबर है, लेकिन दो सदन है, लोकसभा और क्या, राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति। और विधि दोनों सदनों में यहाँ पर जाकर बनती है, पास होकर बनती है, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसके द्वारा बने हुए कानून को लागू कौन कराती है, हमारी कार्यपालिका कराती है। और कार्यपालिका क्या है, हमारे मंत्रिमंडल है। कार्यपालिका कौन है, हमारे मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल के रूप में आप मोदी जी को जानते हो, ठीक है। किसको जानते हो आप मंत्रिमंडल के रूप में, मोदी जी को। उनके साथ साथ और भी जो मंत्री जैसे अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, तो वो कार्यकारिणी है ना, जो काम को करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि गवर्नर जनरल, उसके पास जो चार मेंबर है वो कार्यकारिणी की तरह कार्य करेंगे। लेकिन उसके बाद जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े जा रहे हैं, कौन जोड़े जा रहे हैं, अतिरिक्त सदस्य। तो ये सब अतिरिक्त सदस्य पूरी तरीके से यहाँ पर विधायिका का काम करेगी। विधायिका का काम करेगी मतलब ये विधि बनाने में सहायता करेंगे, किनकी, गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, छह दो आठ, आठ और चार 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में उनको छोड़कर कितने लोग हो जाएंगे, 12 मेंबर हो जाएंगे। तो ये जो 12 मेंबर है ना, ये 12 मेंबर मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद का रूप धारण करेंगे। किसका रूप धारण करेंगे, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण करेंगे। और केंद्रीय विधान परिषद मतलब यही जो 12 मेंबर है वो गवर्नर जनरल के साथ मिलकर अब विधि निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, विधि निर्माण करेंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज समझना है कि इस 1853 के चार्टर एक्ट से यहाँ पर दो चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, दो चीजें यहाँ पर अलग से बन रही हैं। अब वो दो चीजें कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। एक देखो, जब गवर्नर जनरल अपने चार मेंबर के साथ कार्य करेगा, विधि बन जाएगा और वो कार्य करेगा, तो किसका रूप कहलाएगा, वो कार्यकारिणी का रूप कहलाएगा। लेकिन अतिरिक्त सदस्यों के साथ पूरी टीम मिलकर जब यहाँ पर काम करेगी, तो किनका काम करेगी, केंद्रीय विधानसभा के रूप में विधि बनाने का कार्य करेगी, नियम बनाने का कार्य करेगी, कानून बनाने का कार्य करेगी। तो इतना आपको समझना है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें 6+2 और अतिरिक्त सदस्य जोड़ सकते हैं। और ये 6+2 और अतिरिक्त सदस्य यहाँ पर विधि बनाने में किनका सहायता करेंगे, गवर्नर जनरल का सहायता करेंगे। ये आपको ध्यान पे रखना है। और इसी से यहाँ पर कार्यपालिका और इसी से यहाँ पर विधायिका का जन्म होता है। अब ये सभी लोग मिलेंगे तो निर्माण करेंगे विधि का, और ये पांच लोग मिलकर चलाएंगे उस चीज को। ये आपको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो और क्या चीजें होता है यहाँ पर, इनको हम देखते हैं। अब हमने जो देखा था इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट में, कि जो सिविल सेवा के जो लोग हैं, मतलब जो सरकारी नौकरी वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उनके लिए अब सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा में अब खुली प्रतियोगिता के द्वारा, किनके द्वारा, खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती किया जाएगा। खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती किया जाएगा मतलब अब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए पेपर होगा। जैसे आज आपके बीच में होता है, आज आप सभी पेपर की तैयारी करने के लिए आए ना, किसी न किसी पोस्ट है कि आप व्यापम की, पीएससी के, तो आज कैसा होता है, प्रतियोगी परीक्षा होता है कि नहीं होता है, जिसमें आप ज्यादा नंबर लाते हो तभी आपका रैंक लगता है और आप पोस्ट को प्राप्त करते हो। तो यहाँ पर जो विशिष्ट सिविल सेवा वाले हैं उनके लिए अब भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से ही चुनाव किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझते हुए जाना, ठीक है। चलो ये बात है। उसमें केवल प्रावधान किया गया था जिनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था 1833 में, तो उनको फिर वापस ले लिया गया था। लेकिन 1853 में अब सीधा बोल दिया गया कि अब विशिष्ट सिविल सेवा के परीक्षकों में यहाँ पर खुली प्रतियोगिता होगी, और फिर भारत के बच्चे भी इसमें होने लगे, और भारत के बच्चे भी कलेक्टर बनने लगे। ये हम पढ़ेंगे, कौन भारत के तरफ से इस खुली प्रतियोगिता में भाग लिया था और फिर वो कलेक्टर भी बन गए। जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा था, फिर उन्होंने यहाँ पर सिविल सेवा के जो मापदंड है उसको बहुत ज्यादा कठिन करना चालू कर। जैसे उन्होंने बोला कि अब अधिकतम आयु 23 साल रहेगी, फिर भारत के लोग आना चालू हो गए तो फिर 21 साल बोल दिया, फिर आने चालू हुए तो फिर 19 साल बोल दिया। अब 19 साल में भारत के लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे, तो क्या कलेक्टर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो भारत के लोगों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम भी उठाए। आगे हम देखेंगे उन सारी चीजों को, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक और चीज हमको समझना है यहाँ पर, इस अधिनियम के द्वारा एक और यहाँ पर पॉइंट आता है। हमने देखा था कि दो यहाँ पर तरीके से हुआ करते थे। एक होता था यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको बीओडी बोलते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी स्थापना शुरू से हुई है, जिसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, 24 मेंबर हुआ करते थे। और इसकी स्थापना 1784 में हुआ था, पिट्स
इंडिया एक्ट के द्वारा, और इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। कितने मेंबर हुआ करते थे? 6 मेंबर हुआ करते थे। और ये व्यापारिक कार्य को देखता था। ये कौन से कार्य को देखता था? व्यापारिक कार्य को। और ये कौन से कार्य को देखता था? राजनीतिक कार्य को देखता था। ये दो बॉडी बनाया था कि नहीं बनाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? हमने बनाया था ना भाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1853 में फिर से जो निदेशक मंडल है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, उसमें सदस्य संख्या 24 हुआ करते थे। इस सदस्य संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया जाएगा। 24 से घटाकर कैसा कर दिया जाएगा? 18 कर दिया जाएगा। और इस 18 में भी 6 सदस्य ब्रिटेन की संसद से आएंगे। इस 18 में भी 6 सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटेन की संसद से आएंगे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से आएंगे। तो इतना चीजें यहाँ पर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बीओडी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्यों को घटाकर 18 कर दिया गया। और इस 18 में भी 6 मेंबर कहाँ से आएंगे? तो इस 18 में से 6 मेंबर ब्रिटिश संसद से आएंगे। इतना आपको समझना है। इतना आपको 1853 के चार्टर एक्ट है समझना है। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार बताओ कि क्या आप इन सारी चीजों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, या आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे। हम्म, चलिए, हाँ, आपका कमेंट नहीं दिख रहा था बाकी। वीना वासनी, गुड आफ्टरनून आपको भी। सर ये क्लास सीएफ के क्लास का है प्लीज। हाँ, ये क्लास उसके लिए भी है, ठीक है। देखो, जितने बच्चे जो जुड़े हो ना, और जिसके में लिंक जा रहा है ना जिस भी क्लास का, तो आप समझना है कि आपके क्लास का ही लिंक है, मतलब आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है, इसलिए वो लिंक जा रहा है। तो ऐसा मत समझना कि क्लास आया तो उसको देखे कि नहीं देखे। तो जो जो चीजें आपके सिलेबस में है ना, वो आपको जा रहा है लिंक, तभी वो सिलेबस में है। तो इस चीज को आप कभी मत पूछना कि सर ये हमारे में है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम क्लास जा रहे हैं, मतलब फालतू की क्लासेस कभी भी किसी भी बैच में नहीं भेजा जाता है, ठीक है। जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसी को भेजा जाता है, तो उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आर भावना जी, सर मुझे संसद के पार्ट को समझा समझा दीजिए, बोल रहे हैं। हाँ चलो, आर भावना जी समझा देंगे संसद। देखो, अगर हम बात करें, हाँ, एक मिनट, चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको कहाँ से समझ नहीं आता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक होती है विधायिका। एक कौन सी होती है? विधायिका होती है, जिसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। एक होती है कार्यपालिका। एक कौन सी होती है? कार्यपालिका होती है, ठीक है। और एक होती है न्यायपालिका। देखो, अब कोई भी जो सरकार होती है ना, कोई भी जो संविधान होती है ना, तो उनके 3 अंग पाए जाते हैं। उनके कितने अंग पाए जाते हैं? 3 अंग पाए जाते हैं, जो मिलकर एक देश को चलाते हैं। जो मिलकर किसको चलाते हैं? एक देश को चलाते हैं, एक शासन को चलाते हैं। एक उसके अंग होते हैं विधायिका, और एक उसके अंग होते हैं कार्यपालिका, और एक उसके अंग होते हैं यहाँ पर न्यायपालिका। देखो, तो विधायिका को अगर हम देखें, तो विधायिका का पहले काम देखते हैं। तो विधायिका का जो काम होता है वो विधि बनाने का रहता है। विधायिका का काम कैसा रहता है? विधि बनाने का, लॉ बनाने का, कानून बनाने का। ये काम किनका रहता है? विधायिका का रहता है, ठीक है। अब विधायिका में कौन शामिल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कार्यपालिका का काम देखें तो कार्यपालिका का काम जो होता है ना, बने हुए विधि के अकॉर्डिंग, बने हुए कानून के अनुसार ही यहाँ पर काम को करना होता है देश में, ठीक है। काम को कराना होता है या फिर करना होता है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका कार्य है। कार्यपालिका मतलब काम को करवाती है, ठीक है। और न्यायपालिका तो आप सभी जानते हो, ये न्याय देने का कार्य करती है। क्या देने का कार्य करती है? न्याय देने का। कुछ भी केस वेस होता है तो उसमें निर्णय कौन देती है? हमेशा न्यायपालिका। अब देखो, जो विधायिका होती है, जिसका काम है विधि बनाने का, तो भारत में विधि बनाने का काम विधायिका का है, हर जगह पे है। तो भारत की विधायिका में कौन आती है? तो भारत की जो विधायिका है ना, वो संसद को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? संसद को कहते हैं। भारत की विधायिका किनको बोलते हैं? संसद को कहते हैं। अब ये जो संसद है ना, इस संसद के 3 अंग आते हैं। इस संसद के कितने अंग आते हैं? 3 अंग आते हैं, ठीक है। जिसमें से एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और एक क्या है? राष्ट्रपति है, ठीक है। अब भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, भारत में अगर हम देखें, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो इस कानून बनाने की जो प्रक्रिया ये कहती है कि अगर हमको कोई भी कानून का निर्माण करना है, तो कानून का निर्माण हमेशा कौन करेगी? विधायिका करेगी। अब विधायिका करेगी तो विधायिका भारत में कौन है? संसद है। और इस संसद के 3 अंग है। इस संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और एक कौन है? राष्ट्रपति है। तो यही तीनों मिलाकर विधि का निर्माण करेगी। अब देखो, कोई भी अगर हमको विधि बनाना है, मान लो अगर हम देखें कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया है,
तो हम मान लीजिए कोई कानून बनाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम अपने घर के आसपास 10-10 पेड़ लगाए, ऐसा हम कानून बनाना चाहते हैं। ऐसे जब हम कानून बनाना चाहते हैं तो उस कानून का ड्राफ्ट हम कहाँ पे लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे। और आप सभी को पता है कि हमारे देश का जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर हैं, 543 सदस्य है। 543 सदस्य है ना भाई लोकसभा के। राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, 245 मेंबर हैं। तो यहाँ पर जब हम पहली इसको लोकसभा में लाएंगे तो सभी लोग अगर बोलेंगे हाँ हमको इस प्रकार से कानून बनाना है तो फिर उसको पास करवाया जाता है, साधारण बहुमत से हम पास कराते हैं। अलग अलग प्रकार के विधि होते हैं उनके अनुसार से, ठीक है। अब विधेयक अलग अलग प्रकार के होते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पास हो जाता है, फिर ये पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, किसमें, राज्यसभा। अब ये अलग बात है कि पहले आप राज्यसभा में ला लो, वहां से पास करा लो, फिर दूसरे में आप लोकसभा में भेज दो, या फिर पहले आप लोकसभा में ले आओ या फिर दूसरे आप राज्यसभा में ले जाओ। ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको दूसरे सदन से भी उसको पास कराना है। अब दोनों सदनों से पास होने के बाद आप उसको अंतिम हस्ताक्षर के लिए किन के पास भेजते हो, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी एक बार कम से कम देखता है कि कैसा बिल है, किस प्रकार से लाया जाता है। उनको लगता है कि हाँ सही बिल है, तो फिर वो अपना साइन करता है और ये बन जाता है विधि। तो ये भारत में विधि बनाने की प्रक्रिया है, और ये विधायिका का काम है। और भारत में विधायिका के अंतर कौन आता है, संसद काम करती है। और संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ये आपको ध्यान पे रखना, ठीक है। सर विधानसभा और विधान परिषद भी समझा दीजिए प्लीज, ठीक है। चलो तो आर भावना जी अभी इतना समझो, ठीक है। बाकी कल विधानसभा और विधान परिषद को हम समझेंगे। देखो, ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है संसद, और राज्य के लिए कानून कौन बनाता है, तो राज्य के लिए कानून जहां पर विधानसभा बस है, विधानसभा बस बनाती है। और जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहां पर दोनों मिलकर बनाती है, ठीक है। तो राज्यों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, कि वो चाहे तो विधान परिषद भी रख सकती है और नहीं चाहे तो नहीं रख सकती। तो भारत में हर राज्य ने विधान परिषद नहीं रखा है, केवल 6 राज्यों ने ही विधान परिषद रखा है। तो वहां पर भी विधि इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। वहां पर राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल आ जाता है, ठीक है। अगर विधान सभा बस है, जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा बस है, तो विधानसभा में लाएंगे, फिर राज्यपाल से साइन करा के बन जाएगा। अगर हम देखें कुछ राज्यों में दोनों हैं, जैसे अगर हम देखें कर्नाटक, कर्नाटक में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो दोनों से पास करा के राज्यपाल से साइन करा ले। तो ऐसा वहां पर भी बनता है, ठीक है। अब ये समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अब कार्यपालिका का कार्य हम देखेंगे, तो इसका काम जो विधि बना है उनके अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये कार्यपालिका है। और वो कौन सा, विधायिका। अब समझ आ गया, तो जल्दी से बताएंगे। चलो कौन कौन क्या क्या पूछ रहे हैं। चलिए स्वागत राम शिव। आज दूसरा क्लास का, हाँ आज हमारा ना दूसरा नहीं, चौथा क्लास है। कितना क्लास है हमारा, चौथा क्लास, ठीक है। चलिए कल्याणी साहू जी स्टार्ट हो गया है। हमारी जो क्लास है 1 बजे रहती टाइमिंग, तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो किसी को और कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछ लेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट के प्रमुख जो प्रावधान है वो आपको समझ आए कि नहीं आए, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। अगर समझ आ गया हो तो हाँ करके, नहीं आया तो कहाँ पर नहीं आया है एक बार आप पूछ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। मैंने बताया नहीं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, तो आपको बताना है 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम था, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के गवर्नर जनरल में अतिरिक्त सदस्य को किस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार जोड़ा गया, तो इसी से जोड़ा गया। अतिरिक्त सदस्य कितने, 6+2, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा किस चार्टर एक्ट से बना, तो इसी से बना। सभी लोग मिलकर केंद्रीय विधानसभा का निर्माण करेंगे, ये आपको देखना है, ठीक है। और यहीं से ये लोग जो कार्यकारिणी है वो लोग कार्यपालिका कार्य करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं हमको 1813 के चार्टर एक्ट, सॉरी 53 के चार्टर एक्ट में मिलेगा। और सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती का भी आयोजन इनके द्वारा ही किया जाएगा, ये आपको समझना है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको देखनी है, ठीक है। चलो वीडियो रुक रुक कर चल रहा है सर, नहीं वीडियो हमारे तरफ से सही है। हाँ दीक्षा साहू जी, आप एक बार अपने तरफ से ना अपने रिफ्रेश कर लीजिए। सर सर चार्टर एक्ट क्या है सर, देखो चार्टर एक्ट का मतलब होता है एक प्रकार के कानून ही होते हैं, ठीक है, जो कंपनी के लिए ब्रिटेन की संसद भेजती है। कंपनी के लिए क्या भेजती है, ब्रिटेन की संसद भेजती है, वही चार्टर एक्ट है और कुछ नहीं, बस नाम है इसका चार्टर एक्ट, ठीक, नाम ही है चार्टर एक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है।
तो आगे हम देखें तो यहाँ पर भारत में एक क्रांति हो जाती है 1857 की। एक क्रांति कौन सी हो जाती है? 1857 की क्रांति। और जो 1857 की क्रांति है वो भारत की जनता और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। किनके बीच में होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगातार शोषण परक नीतियां चलाया था। किसानों को शोषित किया था, मजदूरों को शोषित किया था, भारत के व्यापारियों को शोषित किया था, सबको उन्होंने शोषित किया था। तो फिर भारतीय जनता का उबाल आया था और भारतीय जनता बहुत ज्यादा आक्रोश में आई थी कि कंपनी बहुत ज्यादा गलत कर रही है। इसलिए एक क्रांति हुई थी 1857 की। हाँ, वो अलग बात है। इस क्रांति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म कर दिया, दबा दिया। जिसमें आप 1857 की क्रांति में आप नाम कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत अच्छी तरीके से लड़ी थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर। आपने नाम अगर सुना होगा मंगल पांडे का, जो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। आप तात्या टोपे का नाम अगर कभी सुने होंगे तो भारतीय इतिहास में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो 1857 में जब क्रांति होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आता है कि वो भारत में जो गलत सलत नीति जो चला रहे हैं ना, वो नीति अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर भारत में ऐसे 1857 की क्रांति हर तीसरे चौथे साल में होती रहेगी। तो इस कंपनी को समझ आया कि अब हमको अपनी नीतियों को थोड़ा सा उदार करना है भारतीय लोगों के लिए। हमको केवल शोषण और शोषण की नीति नहीं चलाना है, हमको भारतीयों का भी विकास करना है, उनके लोगों को भी अपने कंपनी में लेकर आना है, उनको भी काम देना है, उनके लिए भी कुछ कुछ चीजें करना है। तो आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके यहाँ पर सीधा हमारे भारत को ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया जाता है। और उसके लिए 1857 की क्रांति के बाद जस्ट यहाँ पर आता है एक अधिनियम जिसको हम बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए 1858 का हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम। ये आता है, कब आता है? 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होती है, जैसे ही अंग्रेज उसको काबू करते हैं, उसके बाद आता है। ये आपको समझना है। अब 1858 का जो अधिनियम है, इसको अगर आप समझो तो यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, आपको एक चीज समझना है कि हमारे जो भारत देश है, हमारे कौन सा देश है? भारत देश। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है ना, इस भारत देश में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आकर व्यापार करती थी। शुरुआत में क्या करती थी? ये केवल व्यापार करने का कार्य करती थी। लेकिन व्यापार करते करते ये जो कंपनी है ना, ये भारत को ही जीत लेती है, भारत की बहुत सारी चीजों को जीत ले। तो ये व्यापार के साथ ये कंपनी राजनीति भी करने लगती है। क्या करने लगती है? राजनीति। मतलब भारत में ये शासन भी करने लग गई। तो ये कंपनी शासन करने लग गई और भारत के लोगों को इन्होंने बहुत ज्यादा लूटा, बहुत ज्यादा शोषण किया। तो इसी 1857 में क्रांति होती है। और उसी क्रांति के स्वरूप अब देखो, इस कंपनी ने पूरी तरीके से भारत को लूटा और इस कंपनी को रेगुलेट कर रही थी ब्रिटेन की संसद। इस कंपनी पर नियंत्रण कौन कर रही थी? ब्रिटिश की संसद कर रही थी। तो ब्रिटेन की संसद ने माना कि यहाँ पर ये कंपनी बहुत ज्यादा गलत सलत कर रही है, इसलिए 1857 की क्रांति भड़की है। तो इसमें खामी किनका है? इस कंपनी की गलत नीतियों का है, इस कंपनी के गलत व्यवहार का है, इसलिए भारत में क्रांति भड़की। तो अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, ब्रिटेन की संसद ने अब ये बोला कि उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो शुरुआत में व्यापार के लिए आया था फिर राजनीति में कूद गया था, तो अब इनको समाप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग गलत सलत नीतियों को अपना रहे हैं और गलत सलत नीतियों के कारण भारत में दंगे फैल रहे हैं, भारत में विरोध हो रहा है। तो ऐसे में तो फिर यहाँ पर भारत छीना जाएगा, भारत चला जाएगा इनसे। तो यहाँ पर 1858 में अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इनको समाप्त कर दिया जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त। क्यों समाप्त कर दिया जाएगा? क्योंकि इस कंपनी की गलत नीतियों के कारण भारत में विरोध हो रहे हैं, भारत में विद्रोह हो रहे हैं। और कौन सा विद्रोह हुआ जस्ट इसके पहले? 1857 की क्रांति। तो आपको ध्यान पे रखना है कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति होती है, ये आपको लिखना है। चलिए, तो एक पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, इसको बहुत बार पूछा गया है कि कौन से अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होती है। तो कौन सा अधिनियम है? 1858 का यहाँ पर अधिनियम है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब 1858 का जब अधिनियम है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब समाप्ति की जाती है, तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य करने के लिए दो प्रकार की यहाँ पर बॉडी था, दो प्रकार की बॉडी था, दो प्रकार की संस्था थी। मैंने बताया था, एक क्या है हमारे पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या फिर इसी को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? जिसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 24। जिसको अभी अभी हमने इससे पहले 1853 वाले से घटाकर कितना किया है? 18 किया था ना उसकी सदस्य संख्या को। तो यहाँ पर अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम खत्म कर रहे हैं, तो क्या ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है हमारे पास? नहीं है ना भाई, उसको ही हम खत्म कर रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे? जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से मामलों को देखा करती थी? कौन से मामलों को संभाला करती थी? व्यापारिक मामलों को संभाला करती थी कि नहीं करती थी? अब इसके बाद अगर हम देखें, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो एक और था यहाँ पर कौन सा? ठीक है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक है यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम, ये नियंत्रक मंडल है और ये निदेशक मंडल है। इसकी स्थापना की गई थी व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए। किनको संभालने के लिए? व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए। किनके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इनका शुरुआत हुआ था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 6 मेंबर हुआ करते। देखो, तो अब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त किया जा रहा है, तो उनके ये दोनों संस्था को रखने की कोई जरूरत है अपने पास? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे शासन की समाप्ति होता है, वैसे ही यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम निदेशक मंडल बोलते हैं, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम नियंत्रक मंडल बोलते हैं, इनको भी स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है। इनको ही क्या कर दिया जाता है? स्वतः ही समाप्त कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति किया जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति किया जाता है, तो कौन सा है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये आपको समझना है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ इनको भी खत्म कर दिया जाता है, तो इनको भी कई बार अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर इसको हिंदी में निदेशक मंडल, इनकी समाप्ति कब किया जाता है? तो इनकी समाप्ति इसी में किया जाता है, क्योंकि कंपनी ही नहीं रही तो इनको क्या करेंगे। और एक आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, तो इनकी भी समाप्ति इसी से की जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दिया गया और भारत को छोड़ दिया गया। भारत को अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, भारत को अंग्रेज अभी भी गुलाम करेंगे। बस अब वो तरीका, और बस अब वो चेंज करेंगे मालिक का नाम। पहले हमारे मालिक कौन हुआ करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमको संभालने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा हमको अब सीधा ब्रिटिश महारानी संभालेगी। कौन संभालेगी भारत को? ब्रिटिश महारानी संभालेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना कि 1858 के अधिनियम के द्वारा अब ताज का शासन स्टार्ट होगा। किनका शासन? ताज का शासन। और इस ताज को क्राउन कहा जाता है इंग्लिश में। और ताज मतलब यहाँ पर अब ब्रिटेन के जो राजा है, ब्रिटेन के जो रानी है, ब्रिटेन में राजा रानी सिस्टम चलता है, सम्राट सिस्टम चलता है। तो अब भारत सीधा सीधा ताज के शासन से शासित होगा। अब कोई भी कंपनी नहीं रहेगा। अब सीधा सीधा भारत को कौन संभालेगा? यहाँ पर ब्रिटेन की संसद ही संभालेगी, ब्रिटेन की महारानी ही संभालेगी। अब ब्रिटेन की महारानी ही संभालेगी, तो अब आपको ये समझना है कि पूरी तरीके से भारत को संभालने के लिए कोई भी व्यक्ति भेजा जाएगा गवर्नर बनाकर, गवर्नर जनरल बनाकर, तो वो अब वो कंपनी नहीं भेजेगी। तब कौन भेजेगी? ब्रिटेन की शासन के लोग को भेजेंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब भारत का शासन कौन संभालेगा? ताज का शासन संभालेगा। मतलब हम सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गए। ठीक है, पहले हम कंपनी के अधीन थे, लेकिन कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ताज के शासन के अधीन कर दिया गया। तो अब इसी 1858 के अधिनियम में आपको एक और पॉइंट लिखना है कि अब भारत का जो प्रमुख होगा, जैसे अभी भारत का प्रमुख कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल हुआ करता था। भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, भारत का प्रमुख। तो अब भारत के प्रमुख को गवर्नर जनरल ना बोलकर यहाँ पर वायसराय कहा जाएगा। भारत के प्रमुख को अब क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो अब भारत के प्रमुख को वायसराय कहा जाएगा, जो पूरे देश को अब संभालेगा। किसके प्रतिनिधि के रूप में? ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में। ये आपको देखना है। और ऐसा बनने वाला प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान आपको रखना है। तो भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो कौन आएगा?
लॉर्ड कैनिंग आएगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पूछा गया है कई बार कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। अब उसके बाद, अब लॉर्ड कैनिंग तो भारत में रहेगा। लॉर्ड कैनिंग कहाँ पे रहेगा? भारत में। लेकिन इंग्लैंड में, भारत के लॉर्ड कैनिंग अर्थात भारत के वायसराय को कौन देखेगा? क्या ब्रिटेन के महारानी के पास और कोई काम नहीं है? क्या ब्रिटेन की संसद के पास और कोई काम नहीं कि वो भारत के वायसराय से लगातार बात करते रहेगा? तो यहाँ पर एक परिषद बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं एक पद बनाया गया जिसको हम बोलते हैं भारत सचिव का पद, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं भारत सचिव का पद। ठीक है। और भारत सचिव का पद बनाया गया, और उनके लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। उनके लिए कौन सी टीम का गठन किया गया? 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया उनके। देखो समझाता हूं मैं। ये हमारा भारत है। ये कौन सा है हमारा? ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक मिनट ना। ये हमारा भारत है। ठीक है। अब ये हमारा भारत है, और ये ब्रिटेन है। ये कौन सा है? ये ब्रिटेन है। ठीक है। तो अब हमारे भारत देश पर कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे भारत देश पर कंट्रोल ब्रिटेन की संसद कर रही है, ब्रिटेन की महारानी कर रही है। अब हमारे भारत देश को कौन संभालेगा? ब्रिटेन की महारानी संभालेगी। ठीक है। तो इस भारत देश में, अब भारत में जो रहने वाला प्रमुख व्यक्ति है, जो भारत के सभी चीजों को देखेगा, उनका नाम क्या रहेगा? उनका नाम रहेगा वायसराय। उनका नाम क्या रहेगा? वायसराय रहेगा। वायसराय पूरे भारत को संभालेगा। मेन व्यक्ति कौन रहेगा भारत को संभालने के लिए? वायसराय रहेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगी? ब्रिटेन की संसद करेगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये वायसराय और ये ब्रिटेन की संसद के बीच में क्या कोई और व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या वायसराय सीधे जाकर इनको बताता रहेगा, या फिर क्या ब्रिटेन के लोग सीधा वायसराय को पूछने आते रहेंगे कि क्या हुआ ऐसा करके? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक भारत सचिव का पद बनाया गया। एक किनका पद बनाया गया? भारत सचिव का पद बनाया गया, इंडियन सेक्रेटरी का पद बनाया गया, कि जो भारत सचिव है वो ब्रिटेन की संसद में बैठा रहेगा। कहाँ पे बैठा रहेगा? ब्रिटेन की संसद में बैठा रहेगा। और ये ब्रिटेन में बैठा बैठा इस वायसराय से लगातार रिपोर्टिंग लेता रहेगा। क्या चल रहा है भारत में, कैसे हो रहा है भारत में, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये भारत सचिव पूरी तरीके से भारतीय मामलों को देखेगा। और इनके सहायता के लिए यहाँ पर 15 सदस्यीय टीम है। इनके सहायता के लिए क्या रहेगा? 15 सदस्यीय टीम है। तो देखो, ब्रिटेन में भारत सचिव और उनकी 15 सदस्यीय टीम लगातार वायसराय को कमांड करते रहेंगे कि भारत में कैसा करना है, क्या करना है, ये सब चीजों को। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा वायसराय की नियुक्ति किया जाएगा, जो भारत का प्रमुख अधिकारी रहेगा। और इनको कमांड करने के लिए एक भारत सचिव का पद बना दिया गया है, और उनके लिए 15 लोग और हैं, जो कहाँ पे रहेंगे? हमेशा ब्रिटेन में रहेंगे। लेकिन ये लगातार वायसराय के टच में रहेंगे कि हो क्या रहा है, कैसे करना है, ये सब चीजें। तो इस तरीके से, और ये भारत सचिव किसको बता देगा फिर? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को बताएगा, ब्रिटेन के महारानी को बताएगा कि भारत में कैसे चल रहा है, किस प्रकार से चीजें हो रही। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, और ये सब तो अब बंद हो चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर एक भारत सचिव का पद बनाया गया, और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया। और ये ध्यान रखना है कि ये लोग जो रहेंगे ब्रिटेन में, भारत सचिव रहेगा ब्रिटेन में, वो कभी भारत आएगा नहीं, कभी कभी घूमने आ जाएगा, देखने के लिए क्या चल रहा है, तो रहेगा ब्रिटेन में। काम किसके लिए करेगा? अधिकतर ये ब्रिटेन के लिए करेगा। ये 15 लोग भी रहेंगे ब्रिटेन में, भारतीय मामलों को देखेंगे, लेकिन काम कहाँ पे करेंगे? ब्रिटेन में। इनका जो वेतन है वो पूरी तरीके से भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इनका वेतन किससे दिया जाएगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। जबकि इनका वेतन ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाना चाहिए। तो भारत से जो पैसा प्राप्त होता है, ये रहते भारत में है नहीं, काम थोड़े बहुत करते हैं भारत के लिए, लेकिन इनका पूरा पेमेंट कहाँ से जाएगा? भारत के पैसे जाएगा। तो थोड़ा सा अनफेयर है, गलत है कि नहीं? कि हमारा पैसा काम उनके लिए ज्यादा कर रहे हैं, हमारे देश में भी नहीं आ रहा है, और हम पैसा उनको दे रहे हैं हमारे राजस्व। तो गलत बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहाँ पर इनका पैसा, इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाए। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम से चालू हुआ, या फिर कब से हुआ? तो आपको बताना है 1858 के भारत शासन अधिनियम से हुआ, या फिर 1858 से भारत में ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो गया। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1858 में समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया गया? 1857 की क्रांति जब हुई, तो इनको लग गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी गलत नीतियों को भारत में चला रही, इसलिए। और साथ ही साथ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म कर दिया है। अब हम देखेंगे राज का शासन जब स्टार्ट हुआ,
तो फिर यहाँ पर अब भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल न बोलकर उनको क्या बोला जाएगा, वायसराय बोला जाएगा, जो भारत के मामलों के लिए भारत में प्रमुख व्यक्ति रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ एक भारत सचिव का पद बनाया गया, कहाँ पर, ब्रिटेन में, जो भारतीय मामलों में लगातार वायसराय के साथ टच में रहेगा। और इनके सहायता के लिए क्या बना दिया गया, एक 15 सदस्यीय टीम। और इनका वेतन कहाँ से जाएगा, भारतीय राजस्व से जाएगा। चलो, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, क्या आपको यहाँ तक बातें समझ आई है कि नहीं आई? एक बार जल्दी से यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अगर नहीं आई है तो कहाँ पर आई है, तो फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजें हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम में, उसको भी हम समझेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। चलो, जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन में हैं, क्या आपको समझ आता है कि नहीं आता है, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है? एक बार बताएंगे जितने भी बच्चे जुड़ते हैं। समझ आता है ना आप लोगों की हम क्या पढ़ते हैं? आपको अब कुछ समझ आता है? ठीक है। चलो, ये सब पॉइंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं, पूछा जाता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो, इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट और लिखते हैं ना अपन। 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम, अब उस समय मैंने आपको बताया कि प्रथम वायसराय कौन बने इसके अंतर्गत, लॉर्ड कैनिंग बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ से पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ना इसको इलाहाबाद से पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको कहाँ से पढ़ा था? इलाहाबाद से पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आया था कब? ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसको 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था इलाहाबाद के किले से, किनके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और इसी को 1858 के अधिनियम को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। देखो, अब मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में राजा रानी वाला सिस्टम चलता है, वहां पर आज भी राजा रानी बनते हैं, सम्राट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति रहते हैं ना, तो वहां पर ब्रिटेन की महारानी रहती है, ब्रिटेन के राजा रहते हैं। हाँ, ये मैंने बता दिया अभी। स्वागत राम सिंह। 1858 में ब्रिटेन की जो महारानी थी, वो विक्टोरिया थी। कौन थी वो? विक्टोरिया थी। तो इसको विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, तो जब इनको पढ़ा गया जब इनको पढ़ा गया, तो उस समय भारत के जो जो लोग थे, जो थोड़े बहुत जानते थे, तो भारत के लोगों ने बोला कि अब भारत का विकास होगा, अब भारत का सही तरीके से विकास होगा, क्योंकि अब हम ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गए। और जैसा ब्रिटेन का विकास हुआ है, जैसे अगर हम देखेंगे, ब्रिटेन ने हमारे देश से पैसा ले जाकर, पैसा चुरा चुरा कर, उन्होंने अपना इतना विकास किया था कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज थे, बहुत अच्छी सड़कों की स्थिति थी। तो भारत के उस समय जो लोग हैं, उनको लगा था कि अब हमारा भी विकास किसकी तरफ होगा? ब्रिटेन की तरफ होगा। जैसे उनका आधुनिकीकरण हुआ है, वैसे हमारा भी होगा। तो भारतीय बुद्धिजीवियों को ये लगा था, भारतीय जो लोग थे उस समय, जो जानकारी रखते थे बहुत सारी चीजों को, तो उनको ये लगा था कि अब भारत का भी विकास होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि अब महारानी भी हमारे विकास करेगी, हमारे देश को भी स्वर्ग जैसा बनाएगी। ऐसा उनको लगा था उस समय, बट ये उनकी गलतफहमी थी, वो आगे चलकर दूर हो जाएगी, कि ऐसा नहीं होने वाला था। तो इनको भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है, जो समय थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते थे राजनीति में, तो इन्होंने भारत के लिए इस घोषणा पत्र को, यहाँ पर भारतीय बुद्धिजीवियों ने मैग्ना कार्टा कहा था। क्या कहा था? इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा। तो ध्यान रखना, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को या फिर किस घोषणा पत्र को कहा जाता है? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम या फिर विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय बुद्धिजीवियों ने, इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र, या फिर एक बहुत बड़ी कोई छूट होता है, या फिर एक कोई बहुत बड़ी आपके लिए कोई घोषणा है, उनको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। जैसे अब मैग्ना कार्टा की बात करूं, तो जैसे मान लो जाए, यहाँ पर हमको पैसे की जरूरत है, और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम गए भारत के प्रधानमंत्री के पास और बोले कि सर पैसा वैसा नहीं है, कर दो करके। तो मान लो जाए उन्होंने घोषणा कर दिया
कि इस बच्चे को 1 लाख रुपए दे दिया जाए। अब खुद प्रधानमंत्री ने बोला है, जो हमारे देश के प्रमुख है। अब हम पैसा मांगने के लिए, अब प्रधानमंत्री तुरंत नहीं देगा ना भाई। उन्होंने बोला कि आपको पैसा मिल जाएगा, तो अब पैसा किसी न किसी विभाग के द्वारा आपको दिलवाया जाएगा। अब आप कोई विभाग में जाएंगे कि मेरे को प्रधानमंत्री ने पैसा देने की घोषणा की है, तो वो विभाग बोलेगे तो हमको तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो आप बोलोगे ना भाई कि देखो प्रधानमंत्री ने हमको बोला है, और प्रधानमंत्री की बात को आप टाल सकते हो क्या? नहीं टाल सकते। तो वो चीजें कही गई है, तो हमारे लिए मैग्ना कार्टा हुआ कि नहीं हुआ, जिसको कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा, मतलब एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र, ठीक है, जिनको शायद ही कोई काट पाए। तो इसलिए इनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपको समझना है, किसको? इनको, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझना है भारत शासन अधिनियम 1858 से, ठीक है। चलो कुछ चीजों को रिकेप करते हैं और जल्दी से इसको हम खत्म करते हैं। देखो, तो भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें, तो भारत शासन अधिनियम जो 1858 का है, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति किया जाता है। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी समाप्ति, ताज का शासन भारत में स्टार्ट हो जाता है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहेंगे, पहला कौन वायसराय है? लॉर्ड कैनिंग है। अब हम देखेंगे तो एक भारत सचिव का पद बनाया जाएगा, उनके लिए इसे 15 सदस्यीय एक टीम गठित किया जाएगा, जिनका वेतन पूरी तरीके से भारत के राजस्व से, और इनको 1 नवंबर 1858 को इसको इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, जिसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है, और भारतीय बुद्धिजीवी के द्वारा इनको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए, इतना चीज है, इतने पॉइंट आप पढ़ लिए तो 1858 का भारत शासन अधिनियम खत्म। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं। हम्म, चलिए, अब यहाँ पर दो चीजें आएगा। एक जो जैसे कुछ कुछ बच्चों ने यहाँ पर बोला था कि सर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक हम पढ़ते हैं राजलेख, एक हम पढ़ते हैं राजलेख, एक मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट, एक मैंने आपको क्या बताया? चार्टर एक्ट, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया भारत शासन अधिनियम, अभी बताया भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम। एक मैं अभी अब आपको बताऊंगा भारत परिषद अधिनियम, एक मैं अभी आपको बताऊंगा भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। चलिए, अब उस बच्चे का डाउट भी क्लियर कर देते हैं, और आपको बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया शुरुआत से, तो मैंने जो 1600 का लेख पढ़ाया था, तो उसको मैंने राजलेख कहा था, 1600 ईस्वी का राजलेख, जो उस समय की जो ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने कंपनी को दिया था। तो ये राजा या फिर रानी के द्वारा लिखा गया या फिर दिया गया राजलेख है, इसलिए इनको हम राजलेख बोलते हैं, राजा के द्वारा दिया गया। उसके बाद हमने किसी भी चीजों को राजलेख कहा है क्या? नहीं कहा है ना, क्योंकि उसमें ब्रिटेन की महारानी ने 15 वर्ष का व्यापारिक एक अधिकार कंपनी को दिया था। तो ये हमको देखना है। अब उसके बाद चार्टर एक्ट की बात करें, तो यहाँ पर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, कौन आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। तो उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको पूरी तरीके से उनके काम को संभालने के लिए, उनके लिए मतलब ब्रिटेन की संसद के द्वारा, किनके द्वारा? ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को नियोजित करने के लिए, यहाँ पर कोई भी जो घोषणा पत्र किया जाता था, कोई भी जो अधिनियम आता था, उसको हम बोलते थे चार्टर एक्ट, जो किसके लिए होता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होता था। और ये चार्टर एक्ट हमने किसको किसको बोलना चालू किया है? तो आप सबको पता होगा कि 1793 का चार्टर एक्ट है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट है। फिर 1853 में खत्म हो गया। फिर अभी जस्ट मैंने आपको 1858 का पढ़ा है, उनको मैंने चार्टर एक्ट नहीं कहा, उनको मैंने क्या कहा? भारत शासन अधिनियम कहा। तो भारत शासन अधिनियम मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? 1857 में समाप्त हो गया। 1858 में हमने उनको खत्म कर दिए। तो अब कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आएगा जो कंपनी के लिए आता था, कोई भी यहाँ पर अधिनियम, तो उसको हम चार्टर एक्ट बोलते थे। ये हमको समझना है। अब आ रहा है भारत शासन अधिनियम। अब क्या आ रहा है? भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का जो अधिनियम था, वो भारत पर शासन करने के लिए आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कि अब हम किससे शासित होंगे? अब हम यहाँ पर ताज के शासन से शासित होंगे, मतलब ब्रिटेन की महारानी शासित होंगे। अब हमारे यहाँ शासन पद्धति कैसे होगा कि अब हमारे ऊपर में कौन रहेगा? वायसराय रहेगा, और वायसराय के ऊपर में भारत का सचिव रहेगा, उनके लिए 15 सदस्यीय टीम रहेगा। तो ये भारत की शासन व्यवस्था को क्या कर रही है? यहाँ पर बना रही ना। तो इसलिए इसको हम भारत शासन व्यवस्था बोलते हैं, कि भारत की शासन व्यवस्था में यहाँ पर कुछ अधिनियम लाया जा रहा है, कुछ उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम भारत शासन बोलेंगे, जो भारत के शासन से संबंधित रहेगा। कुछ यहाँ पर चेंजेस करते हैं। अब कुछ चीजों को अभी
अब देखेंगे तो भारत परिषद अधिनियम बोलेंगे। जैसे मैं अभी आपको जस्ट एक भारत परिषद अधिनियम बताने वाला हूँ, जिसको मैं बोलूंगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो मैं इसको भारत शासन अधिनियम क्यों नहीं बोल रहा हूँ? जैसे मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना इसको, 1861 का भारत शासन अधिनियम बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों बोलूंगा, या फिर क्यों बोल रहा हूँ? तो आपको ध्यान रखना कि मैं इसको इसलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम बोलूंगा, क्योंकि इसके द्वारा जो परिषद बना है, कौन सा परिषद बना है, ये जो भारत सचिव का पद बना है और उनके लिए जो 15 सदस्यीय परिषद बना है, उसमें चेंजेस किया जाएगा, उसके लिए कुछ कुछ आएगा। ये भारत के शासन को कुछ भी तरीके से यहाँ पर वो नहीं करेगा, कम ज्यादा नहीं करेगा। और भारत के शासन में अगर कुछ चीजों को चेंजेस करना होगा तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम आएगा, ये आपको समझना है। तो जब भी मैं भारत परिषद अधिनियम बोलूं तो आपको ये समझना है कि वो भारत के जो भारत परिषद है, इंडियन काउंसिल है, जिसमें एक सचिव है और 15 मेंबर है उनकी सहायता के लिए, उसके लिए कुछ कुछ चीजों को चेंजेस किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो उसको हम भारत परिषद बोलेंगे। और जो भारत के शासन को लेकर कुछ चीजें अगर वेट करेगा, कुछ चीजें अगर वो सब्ट्रैक्ट करेगा, घटाएगा, तब आएगा, ये हमको देखना। और चार्टर एक्ट तो खत्म, क्योंकि कंपनी खत्म मतलब चार्टर एक्ट खत्म। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। जब भारत शासन अधिनियम बोलूं तो फिर आपको समझना है कि भारत के शासन को यहाँ पर पूरी तरीके से अलग करेगी, संभालेगी, या फिर चेंज करेगी। और भारत परिषद है तो भारत के लिए जो परिषद बनाया गया है, इंडिया काउंसिल बनाया गया है, उसको वो चेंज, उसको सब्ट्रैक्ट करेगी, समझना है, आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक समझ आए चार्टर एक्ट क्या है, भारत शासन क्या है, और भारत परिषद अधिनियम क्या है। ठीक है, तो अब आप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर एक को आप भारत शासन अधिनियम बोल देते हो, एक को आप भारत परिषद अधिनियम बोल देते हो, ऐसा क्यों बोलते हो? आप सभी को भारत शासन अधिनियम क्यों नहीं बोलते, या फिर आप सभी को भारत परिषद अधिनियम क्यों नहीं बोलते? तो उसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो भारत के शासन से संबंधित कुछ चीजें आएगा तो उसको हम भारत शासन अधिनियम बोलेंगे, और जो भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल से लेकर आएगा तो उसको हम भारत परिषद अधिनियम बोलेंगे। यहाँ तक जितने भी बच्चे जुड़े हैं, क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से आप कमेंट करेंगे, अगर आ गया तो जी सर करके, और नहीं आया तो फिर कहाँ पे समझ नहीं आया जल्दी से पूछो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। और हम चर्चा करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। तो समझ आया? किस में आते हो आप? हाँ? किस में आते हो, बाइक में आते हो? अच्छी स्कूटी में। चलो आप पूछ लेना एक बार अच्छे से, अगर उसके बाद इधर क्लास नहीं होता होगा ना तो आप चल दिया करेंगे, ठीक है? क्योंकि बिना खाए हुए, हाँ सेम, इसलिए मैंने बताया ना, उसमें हम पीछे चल रहे हैं। उसमें हम 1600 स्टार्ट किए ना आज, 1773 तक पढ़े, इसमें हम आगे हो गए। बट उसमें भी ये सब चीजों को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, दोनों क्लासेस ना पैरेलल चालू है। हाँ, ये इस जो हम पढ़ रहे हैं व्यापम के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी पढ़ेगा, मतलब बहुत स्पीड से पढ़ेंगे, उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि वो सीजीपीएससी के लिए है। ठीक है, तो उसमें हम रुक रुक कर एकदम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को। तो पीएससी थोड़ा टफ रहता है, व्यापम थोड़ा सा उससे कम टफ रहता है। ठीक है, चलो। इसलिए इसमें थोड़ा सा स्पीड हम मेंटेन करेंगे, और उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। तो उसमें अगर आप बैठो तो इसकी जरूरत नहीं, या फिर इसमें बैठ रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक में बैठेंगे कि आपको काफी रहेगा। ठीक है, अलग अलग टॉपिक चलता है ना तो मैं बोल देता कि दोनों में बैठो कर, लेकिन जब एक ही चल रहा है तो आप इतना टाइम पास क्यों करोगे? ठीक है, और सुबह से बिना खाए पिए आए रहोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए देखते हैं यहाँ से। अब हम हेडिंग डालते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था, और उसके जस्ट तीसरे साल में ही भारत परिषद अधिनियम आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इस भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या चीजें था, क्या क्या प्रावधान था, हम समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम लाने के पीछे अंग्रेजों का
मतलब ब्रिटिश महारानी या फिर ब्रिटिश संसद का अगर हम उद्देश्य समझे तो इनका उद्देश्य डर था। डर कैसा था? 1857 की क्रांति का डर था। अंग्रेज 1857 की क्रांति से बहुत डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? उनको डर था कि अगर हमने अब सही तरीके से भारतीयों का सहयोग नहीं लिया, भारतीयों को संतुष्ट नहीं किया, भारतीयों के लिए कुछ काम नहीं किया, तो जैसा क्रांति 1857 में हुई थी उससे भी ज्यादा बड़ी क्रांति और होगी। और उससे भी ज्यादा अगर बड़ी क्रांति होती है और हमारी हार होती है तो इतना बड़ा जो भारत देश है, जो सोने की चिड़िया जिससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये डर था अंग्रेजों को, ये डर लगने लगा था 1857 की क्रांति के बाद। इसलिए इन्होंने सोचा कि अब भारतीयों को हमको वो जितना मांग कर रहे हैं उतना तो नहीं देंगे, लेकिन कुछ बातों, जैसे वो 10 बातों को मांग कर रहे हैं, तो एक दो बातों को हम मांगेंगे, तभी यहाँ पर काम बन पाएगा। नहीं तो फिर वो फिर असंतुष्ट होंगे, तो फिर विद्रोह करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इन्हीं को सोचकर इन्होंने ऐसा अधिनियम लाया जो अब भारतीयों के सहयोग की नीति के तहत काम करेगा। मतलब अब भारतीयों को अपने साथ भी मिलाना है, उनके लिए कुछ काम भी करना है, और उनको खुश भी रखना है थोड़ा थोड़ा, ताकि वो खुश भी रहे, कोई विद्रोह न करे, और हमारा जो व्यापार चल रहा है, हमारा जो पैसा आ रहा है वो भी आता रहे। ये अंग्रेजों को लगा। अंग्रेजों ने यहाँ पर 1861 के भारत परिषद अधिनियम में यहाँ पर भारतीयों के लिए सहयोग की नीति के तहत लाया था। किसके लिए लाया था? सहयोग की नीति के तहत लाया था। ठीक है। और इस सहयोग की नीति नहीं था, ये एक प्रकार से अंग्रेजों का डर था कि अगर अब हम सहयोग नहीं लेंगे या फिर उनको पूरी तरीके से खुश नहीं करेंगे, तो फिर भारत में फिर से एक क्रांति हो सकती है जिससे ब्रिटिश सत्ता उखड़ के जा सकती है। ये इनको डर था। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर किया। अब बहुत सारी चीजों को कैसे किया, तो यहाँ पर हम समझते कुछ चीज। जैसे हम पहले लिखते हैं केंद्रीय परिषद में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया, इसको हमको देखना है। केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में परिवर्तन। ठीक है, समझते हैं और देखते हैं। चलिए, तो केंद्रीय विधान परिषद में क्या क्या इन्होंने परिवर्तन किया, इनको हम समझते हैं, इनको हम देखते हैं। देखो, अब केंद्रीय विधान परिषद मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर वायसराय है, अब गवर्नर जनरल को हम वायसराय बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? वायसराय। कौन से अधिनियम से? 1858 के अधिनियम से। अब वायसराय है, और वायसराय की सहायता के लिए कितने मेंबर हैं यहाँ पर? और 5 मेंबर हैं। ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, समझना। ठीक है, पूरी तरीके से हमने एक परिषद बनाया था। ये देखो, यहाँ पर एक कौन था? गवर्नर जनरल था, और 4 उसके क्या थे? और अन्य, हाँ, मतलब 4 उनके सहायता के लिए थे, और +6 और अतिरिक्त वो जोड़ सकता था, और +2 और अतिरिक्त जोड़ सकता था। ऐसा हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 थे, तो एक सदस्य को बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी है, उसमें हमने देखा कि एक सदस्य की बढ़ोतरी कर दिया गया। एक सदस्य की यहाँ पर बढ़ोतरी किया गया। और यहाँ पर वायसराय समेत अगर हम देखेंगे तो इसके सदस्य 6 हो गए। तो आपको लिखना है कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य की वृद्धि किया गया। किनकी वृद्धि किया गया? एक सदस्य की वृद्धि किया गया। ये आपको समझना है। ठीक है, एक सदस्य को बढ़ाया गया, तो सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए? 5 हो गए। ये आपको देखना है। अब जो वायसराय है, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वायसराय के काउंसिल में वो 6 + 2 और अतिरिक्त सदस्यों को रख सकता है अपनी सहायता के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा, इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यहाँ पर वायसराय को अपनी परिषद में यहाँ पर 6 से लेकर 12 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो अपने परिषद में, अपने परिषद में, ठीक है, अपने परिषद में वो 6 से लेकर 12 अतिरिक्त सदस्यों को रख सकता है। किनको रख सकता है? 6 से लेकर 12 अतिरिक्त सदस्यों को रख सकता है। न्यूनतम वो 6 सदस्यों को रख सकता है, और अधिकतम कितने सदस्यों को रख सकता है? 6 सदस्यों को रख सकता है। यहाँ पर लिख देते हैं। एक कौन रहेगा? एक यहाँ पर वायसराय रहेगा। एक कौन रहेगा? वायसराय रहेगा। ठीक है। और उसके लिए और अन्य जो सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या हम बढ़ाकर 5 कर दिए। अब वो एक्स्ट्रा सदस्य भी रख सकते हैं, वो अतिरिक्त सदस्य भी रख सकते हैं। और ये जो अतिरिक्त सदस्य है, वो न्यूनतम कितना रख सकता है? 6। और अधिकतम कितना रख सकता है? 12। तो ये न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य वो रख सकते हैं अपनी काउंसिल में। तो ये लोग तो कार्यकारिणी हो जाएगा, ये लोग पूरी तरीके से कार्य करते हैं ना वायसराय के साथ मिलकर। और पूरा जब ये मिल जाएगा, तो ये पूरी तरीके से विधायिका कहलाएगी।
पूरी तरीके से कानून का निर्माण करने वाली संस्था कहलाएगी। तो यहाँ पर अतिरिक्त सदस्य रखे गए, कितने? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय की परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य रखने की जो घोषणा है वो कौन से अधिनियम से हुई थी? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से की गई थी। ये आपको समझना है, ये आपको देखना है। अब ये जो अतिरिक्त सदस्य है वो किनकी सहायता करेंगे? वायसराय की सहायता करेंगे विधि के निर्माण को, कानून को बनाने में। ये आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें एक सहयोग की नीति, किनके सहयोग की नीति? भारतीयों की सहयोग की नीति। तो ये भारतीयों की सहयोग की नीति के लिए अब भारतीयों को भी हमारे शासन प्रशासन में शामिल कर रहे हैं, ऐसा दिखाने के लिए इन्होंने पहली बार, ऐसा दिखाने के लिए इन अंग्रेजों ने पहली बार इस अतिरिक्त सदस्यों के रूप में 3 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार 3 भारतीय सदस्यों को वायसराय की काउंसिल में जोड़ा गया। कितने सदस्य को? 3 भारतीय सदस्य को वायसराय की काउंसिल में जोड़ा गया। ये आपको देखना है, ये पहला मौका है। अंग्रेज हमको छूना भी पसंद नहीं करते थे, हमारी तुलना कुत्तों से करते थे। हमारी तुलना किससे करते थे? कुत्तों से करते थे। लेकिन अंग्रेज अब जान गए हैं कि अगर हम भारतीयों को अपने साथ नहीं रखेंगे, अपने साथ मिलजुल कर नहीं करेंगे, तो ये हमको भगा देंगे, ये हमको विद्रोह करके पूरी तरीके से। तो इन्होंने भारतीयों का सहयोग लेने स्टार्ट किया। तो इस अतिरिक्त सदस्यों के रूप में न्यूनतम कितने रख सकता है? 6। अधिकतम कितने रख सकता है? 12। तो इसमें यहाँ पर घोषणा किया गया कि अब भारत में 3 सदस्यों को इस काउंसिल में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब एक अगर हम देखेंगे तो कौन कौन जोड़ा गया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, एमपी लगाना एकदम ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार वायसराय की परिषद में कितने भारतीयों को जोड़ा गया था? तो पहली बार वायसराय की परिषद में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीयों को जोड़ना इस अधिनियम से किया गया। आपको बताना 1861 के भारत परिषद अधिनियम। अब वो कौन कौन लोग जुड़े थे उनको पूछा जाता है कि पहली बार वायसराय की परिषद में जुड़ने वाले कौन कौन लोग थे, तो उनको भी आपको बताना है। तो एक यहाँ पर पटियाला के राजा थे, एक यहाँ पर किसके राजा थे? पटियाला के राजा। पटियाला के राजा, आप सभी पंजाब वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र आप पटियाला सुने होंगे, तो वहां के राजा को यहाँ पर रखा गया। एक यहाँ पर आता है बनारस, यूपी का एक जगह है बनारस, जहाँ का पान वान और जहाँ का साड़ी वाड़ी फेमस है, ठीक है, बनारसी साड़ी और पान वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर बनारस के राजा को जोड़ा गया सदस्य के रूप में, ठीक है। और एक अगर हम देखें तो पटियाला के राजा हो गया, बनारस के राजा हो गया, और एक सर दिनकर राव है। एक कौन है? तो एक सर दिनकर राव जी है, एक है सर दिनकर राव। और इस सर दिनकर राव एक प्रकार के वकील टाइप के थे, जो मद्रास सॉरी जो बम्बई हाई कोर्ट में, बम्बई के जो कोर्ट है वहां पर ये पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते थे, और ये अंग्रेजों का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, अंग्रेजों के साथ ही रहते थे। तो इनको इन्होंने किया। तो पहली बार देखो कि अंग्रेज जो है वो नाम मात्र के लिए ही सही भारतीयों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय भारतीयों के लिए। कौन कौन जुड़े थे? पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। ये आपको ध्यान से देखना है, आपको समझना है, ठीक है। चलो, ये बातें समझ आई कि नहीं आई? चल, यहाँ तक बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं आया? फिर आगे हम देखेंगे। हाँ, चले जाइए। प्रयोगशाला परिचय का होता है ना, पता कर लेंगे ना, आपको बताएंगे, उसमें साइंस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोके क्या? आप सभी लोग बताएंगे कि और पढ़े, ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप सबको समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो कितना आ रहा है, ठीक है, एक बार बताएंगे। क्योंकि आप सब नए पढ़ना स्टार्ट किए हैं मेरे से, और नए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक थोड़ा सा हैबिट में आने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर
वो आता है। और जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मेरा भी एक हो जाएगा कि आप सबको अब समझ आने लगे हैं मेरी बातें, क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं करके, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी रुक रुक कर आपको पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपसे पूछ पूछ के पढ़ाता हूँ, ठीक। तो एक बार बताएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है कि नहीं आता है, कि नहीं आता है तो फिर दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, जितने भी बच्चे हैं एक बार बता देंगे। चलो, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे ना, फिर आप थोड़ा सा कंझा जाओगे, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कि ज्यादा हो रहा है सर ऐसा करके, कि अब वो नहीं ले पा रहे हैं, तो इतना चीजें जो आज हमने पढ़ा ना, उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है। और रिवाइज, सर मुझे इतिहास समझ में नहीं आता है सर, हाँ ठीक है। चलो, तो इतिहास नहीं है, ये संविधान है, ठीक है। हाँ, इतिहास से जुड़ा हुआ है। बट इतिहास अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बार पढ़िएगा, ठीक है। आपने जो कोर्स लिया होगा उसमें शायद मेरी क्लास होगा तो देखिए, नहीं होगा तो और किसका होगा देखिए, समझ आ जाएगा। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना चालू करिए, ठीक है। आपको सब समझ आएगा, ठीक। चलो, तो आज यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आज भी हमने बहुत सारे कंटेंट पढ़े हैं, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है क्या क्या हमने पढ़ा है। फिर कल की क्लास में जब हम आएंगे तो अभी 1861 का भारत परिषद अधिनियम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें वायसराय की शक्तियों को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था, ठीक है। तो उन शक्तियों को हम देखेंगे, कौन कौन सी शक्ति बढ़ाया गया था, तो समझने का यहाँ पर प्रयास करें, क्योंकि उनको अभी अभी हम देखेंगे ना तो 10 मिनट और लगेगा, और 10 मिनट में फिर आपकी कैपेसिटी नहीं रहेगी उतना पढ़ने की। तो हम देखेंगे, ठीक है। मैं लेट से जुड़ूं सर, बट जितना देखूं समझ आए। चलो, तो जितने भी बच्चे हैं, 1 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, तो आप लोग जुड़ेंगे, ठीक। चलिए, मिलेंगे कल की क्लास में, और आप सभी का धन्यवाद।